नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। राज्यसभा में गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात हुए जानलेवा हमले का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की जान पर गंभीर खतरा था और उनकी सुरक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलने और सुरक्षा सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हुआ है। खड़गे ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वहां के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और बड़े नेताओं के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये हमला सरकार की मंशा से जुड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला की लोकल सुरक्षा ने ही समय रहकर उनकी जान बचाई है। वहीं पर भाजपा के नेता जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच का भरोसा दिया और विपक्ष के आरोपों की निंदा की। सर, आपको धन्यवाद करता हूं। आज आप पढ़े होंगे कि जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और तो हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था। वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहां पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? क्या है? क्या आप मारने का मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर उनको सेफगार्ड करना चाहते थे तो फुल सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर आप वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिलके एक मंसूबा कर रहे हैं। जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे और देश को एक रखने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वहां के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कई सड़क परियोजनाओं में हो रही देरी पर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी काम तय समय से पूरे हों। उन्होंने कहा कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जाए तो उसमें आने वाली संभावित दिक्कतों को पहले से ही पहचान लिया जाए ताकि काम के दौरान अनावश्यक देरी न हो। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये भी कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना तय समय में सभी परियोजनाएं पूरी हो। जयपुर में गुरुवार को भारत सेवा संस्थान की ओर से दंडी मार्च स्मृति पद यात्रा निकाली गई, जो शहीद स्मारक से गांधी वाटिका तक पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई नेता सम्मिलित हुए। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि सत्याग्रह की ताकत अहंकार को झुका देती है और तानाशाही को खत्म कर देती है।
उन्होंने याद दिलाया कि साल 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया था। ये आंदोलन सिर्फ नमक कानून के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन माना जाता है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि आज जब उन्होंने याद दिलाया कि साल 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया था। यह आंदोलन सिर्फ नमक कानून के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन माना जाता है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि आज जब लोकतंत्र कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब बापू के सत्य, अहिंसा और जनशक्ति के गांधीवादी विचारों को अपनाना ही लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे अच्छा रास्ता है। बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए संकल्प पर चर्चा में हिस्सा लिया। सांसद बेनीवाल ने कहा, यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और संसदीय परंपराओं की रक्षा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद हमेशा से तटस्थ और सम्मानित माना जाता है, लेकिन हाल के समय में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और संसदीय प्रक्रियाओं में संतुलन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि छोटे दलों या एक सदस्य वाले सांसदों की स्थिति आज भारत की विदेश नीति जैसी हो गई है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि सर्वदलीय बैठकों में छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों को शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि अगर समय रहते अध्यक्ष से त्याग पत्र ले लिया जाता है तो आज इस तरह की चर्चा की जरूरत ही ना पड़ती। चित्तौड़गढ़ जिले में 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जौहर कार्यक्रम में शामिल होने के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर आलोक रंजन ने वीआईपी पास, रूट व्यवस्था, बिजली, पेयजल, साफ सफाई, आवारा पशु नियंत्रण, हेलीपैड, बैरिकेडिंग, सार्वजनिक शौचालय और फायर ब्रिगेड जैसी व्यवस्थाओं को समय पर और सही तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी। वहीं एसपी मनीष त्रिपाठी ने सुरक्षा व्यवस्था पर खास जोर देते हुए पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और कार्यक्रम स्थल के साथ साथ पूरे रूट पर पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, सीईओ जिला परिषद विनय पाठक, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र मेघवाल, एडीएम रामचंद्र खटीक, एसीईओ राकेश पुरोहित, यूआईटी सचिव कैलाश चंद्र गुर्जर, अंशुल आमेरिया सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बारां जिले में गैस की उपलब्धता को लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और ईरान इराक युद्ध से जुड़ी खबरों की वजह से लोगों में गैस सप्लाई को लेकर जो चिंता बन रही है वो पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। बारां जिले में पहले की तरह करीब 4 दिन का गैस स्टॉक रखा जा रहा है और हर दिन लगभग 4800 सिलेंडर्स की सप्लाई लगातार जारी है। फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर पर अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन घरेलू गैस की सप्लाई पहले की तरह जारी है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो 25 दिन के अंतराल के बाद ही गैस बुकिंग करें और बिना जरूरत अतिरिक्त सिलेंडर जमा ना करें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अस्पताल, छात्रावास, शिक्षण संस्थान और निजी अस्पतालों में गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी शुरू कर दी है और रसद विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही है। कलेक्टर ने लोगों से कहा है कि अगर कहीं भी ऐसी गतिविधियां दिखे तो तुरंत ही कंट्रोल रूम या फिर रसद विभाग को सूचित करें। नवंबर से लेकर के जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन का 12 जनवरी को हुआ था अंतः का, 11 फरवरी तक दावे आपत्तियां यानी कि फॉर्म्स लिए गए थे और आज उनका अंतः जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे अंतिम प्रकाशन आज सुबह 11 बजे ईआरओ साहब द्वारा कर दिया गया है। सभी वोटर लिस्ट की जो कॉपीज हैं सभी मान्यता प्राप्त दलों को प्रोवाइड करा दी गई हैं और इसी के साथ ही पूरे राजस्थान के सभी 200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रकाशन हो चुका है।
जो संख्या है जब SIR शुरू हुआ था तो वहाँ पे वोटर्स की थी 2,28,264 वोटर्स थे अंत में। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दिन 2,09,546 वोटर थे, यानी कि 18,718 वोटर्स के नाम जो इन्यूमरेशन फॉर्म थे वो नहीं भरे गए थे। उसके बाद फॉर्म 7, 6 और 8 तीनों चीज़ें हुई थी, तो उससे नेट एडिशन 2728 वोटर्स का हुआ था। और अब वोटर जो फाइनल आज पब्लिश हुए हैं वो हैं 2,12,334। ये फाइनल वोटर्स अंता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। इसी के साथ वहाँ पे जो बूथ हैं वो 268 फाइनल बूथ है और इन्हीं बूथों से वहाँ पे जो उपचुनाव हुए थे वो हुए थे। इसके बाद की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल रहेगी कि पहली अपील, अगर कोई असंतुष्ट है जो पब्लिकेशन है उससे, उसकी पहली अपील मेरे पास 15 जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी करे हैं, जो अभी मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसको लेकर के सप्लाई चेन है वो बाधित हुई है। इस संबंध में मैं सरकार की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि डोमेस्टिक गैस सप्लाई में कोई भी व्यवधान नहीं है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के सप्लाई में ना ही सरकार की तरफ से कोई रोक लगाई गई है और ना ही सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान है। पहले की तरह ही जितनी मांग है उतनी आपूर्ति पूरी करी जा रही है। अगर बढ़ा के भी आ रही तो हमारी जो तेल कंपनियां हैं वो पूरी तरह से इस सप्लाई को मीट करने के लिए सक्षम है। बीकानेर में घरेलू गैस की सप्लाई कम होने का असर अब साफ दिखाई देने लगा है और गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के कारण लोगों में गैस को लेकर चिंता और घबराहट का माहौल है। बीकानेर सहकारी होलसेल भंडार के अध्यक्ष नगेंद्र पाल सिंह शेखावत ने बताया है कि फिलहाल करीब 3 दिन का बैकलॉग चल रहा है और एजेंसी को जितनी गैस मिल रही है उसे बुकिंग की प्राथमिकता के आधार पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान सरकार के स्तर पर ही संभव है। उनके अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक के कारण स्थिति और ज्यादा प्रभावित हुई है, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कमर्शियल गैस न मिलने से ठेला रेहड़ी चलाने वाले, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की रोजी रोटी पर भी असर है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर जल्द ही समाधान निकाला जाए ताकि आम लोगों और छोटे कारोबारियों को राहत मिल सके। समस्या का समाधान जो है वो सरकार के स्तर पे होना है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच के मुताबिक कहता हूँ कि सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर पे रोक लगाई है उसी की वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं और उसकी वजह से सरकार की इस निर्णय की वजह से ये आम जनता के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से जो शॉर्टेज जो है वो इसी कारण से पैदा हो रही है। मेरा मानना ये है कि सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जब हम लोगों ने पाबंद कर दिया, छोटे रेडी गाड़ों वालों को, ठेले वालों को, होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, ढाबे वालों को, सबको जब हमने इस बात के लिए पाबंद किया सरकार ने कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के अलावा घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल वो किसी सूरत में नहीं कर सकते, तो आज की स्थिति के अंदर ऐसे जो कमर्शियल गैस सिलेंडर कनेक्शन धारक हैं उन लोगों को सप्लाई रोक देना, तो आम आदमी में जब घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई जब रुक रही है तो उससे उनका सिर्फ चूल्हा नहीं जल रहा, बल्कि इधर जो रेडी गाड़े वाले हैं जिनके पास कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता होनी चाहिए, सरकार ने उनको कनेक्शन दिया है लेकिन अब उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उनकी तो रोजी रोटी पे भी संकट आ गया। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द उसका निस्तारण करना चाहिए, अन्यथा स्थिति लोगों के सामने, गरीब आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है, स्थिति उनकी भयावह होने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढाणी के साथ।